बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आवर फिफ्थ सेशन जी इन दैट स्कूल मैनेजमेंट जी कि स्कूल मैनेजमेंट डिटेल से रिलेटेड, चाहे वो स्कूल इस्टेब्लिशमेंट है, नया स्कूल इस्टेब्लिश करना है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल को रन करना है या उसको इम्प्रूव करना है, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जी। उसमें हम लास्ट सेशन में शॉर्ट उसका रीकैप उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि रिगार्डिंग व्हाट जी प्लानिंग जी, कि हाउ टू गो फॉर प्लानिंग, के प्लानिंग के क्या स्टेप्स हैं, कौन सी डिटेल्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना है। हमने उस प्लानिंग में हमने क्या कहा था कि प्लानिंग की तरफ जाने से पहले 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमने एक क्या कहा था, एकेडमिक कैलेंडर, एक्टिविटी कैलेंडर और असेसमेंट कैलेंडर। अब मैं 3 से मुराद, मैं हर बात के साथ मैं कहता हूँ कि 3 को ये नहीं कि कोई होली बाइबल हो गए कि 3 से 4 नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकते या 2 नहीं हो सकते, लेकिन ये 3 बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? वजह उसकी बताई थी कि इन 3 की बेस पे ही हमारे पास क्या निकल रहे होते थे, वर्किंग डेज़। हमने प्रीवियसली उसमें एक्टिविटीज़ भी मेंशन की थी, एक्टिविटीज़ डिस्कस की थी कि भाई एक्टिविटीज़ भी जहन में हों, ठीक है। वो को करिकुलर एक्टिविटीज़, सपोज मैंने बीच में से स्पोर्ट्स वीक निकालना है पूरा एक हफ्ता, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, ये स्पोर्ट्स के लिए, कुछ और, ठीक है। ये तो एक बड़ा इवेंट होता है, ठीक है। वो कैलेंडर डेवलपमेंट अब क्या होगी, अलग पूरा उस पर सेशन हम करेंगे कि हाउ टू डेवलप अ कैलेंडर, चाहे वो एकेडमिक कैलेंडर है, कुछ और है, ठीक है। लेकिन उसमें अभी इस हद तक, प्लानिंग की हद तक ये बात कह रहा हूँ कि अभी सिर्फ हमने डेज ध्यान में रखने हैं या एक्टिविटीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक्टिविटी मिसाल के तौर पर मैंने क्या कहा था कि वर्किंग डेज़ को कैसे अफेक्ट करेगी, कि मैंने एक्टिविटी कैलेंडर में सपोज एक स्पोर्ट्स वीक या को करिकुलर का पूरा क्या मेंशन किया हुआ है, वीक दिया हुआ है। लेकिन उस वीक से पहले भी जहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि हम क्या पूरा साल उन एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली अरेंज नहीं कर रहे होते, डायरेक्टली जाके वो क्या स्पोर्ट्स वीक, जिसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ सिलेक्टिव बच्चे फ्रंट पे आ जाते हैं, ठीक है। चाहे वो किरात है, नात है, स्पीच है, राइटिंग कंपटीशन है, फोटोग्राफी है, कोई म्यूज़िक है, कोई कोई किसी किस्म की भी, ठीक। अब मैं क्या, उसका प्रोसेस क्या है कि मैंने पहले पूरे साल, पूरे सेशन में उन एक्टिविटीज़ को प्लान करना होता है। सपोज जी मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ मार्च में, ठीक है, तो मैंने मार्च में ही कुछ एक्टिविटीज़ एडजस्ट करनी है, अप्रैल में, मई में, ठीक है। और मैं सपोज स्पोर्ट्स वीक मैंने रखा हुआ है जाके नवंबर में, तो आप कह लें ये जो बाकी पूरे सेशन की एक्टिविटीज़ हैं, दैट इज़ बेसिकली अ प्लानिंग और द प्रिपरेशन फॉर स्पोर्ट्स वीक। यानी ये प्लानिंग अगर क्लियरली मेंशन नहीं है या क्लियरली एक पार्ट नहीं है मेरे कैलेंडर का, तो पर वो स्पोर्ट्स वीक कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होगा, उसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये अक्सर होता है कि भाई नवंबर में मैंने करना है तो मैं जाके उससे एक हफ़्ता पहले मैं बच्चों की सिलेक्शन करूं, किन किन बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, किन किन बच्चों को मैंने प्रिपरेशन करवानी है। ये गलत है जी, ये बहुत सिलेक्टिव हो जाता है। जो अक्सर पेरेंट्स भी गिला कर रहे होते हैं वो ठीक कर रहे होते हैं कि जी उनके बच्चों को मौका ही नहीं मिलता। अब आप कहेंगे फिर अब एक वीक में पूरे स्कूल को कैसे मौका देंगे, ठीक है। कतहन मैं नहीं कह रहा कि उस वीक के दौरान पूरे स्कूल के बच्चों को मौका दें। उसका तरीकाकार क्या होता है कि हम डे 1 से ही अपने प्लानर में ये जो बड़ा मेगा इवेंट है इसकी तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तो आप कह लें उसका फाइनल राउंड है। स्पोर्ट्स वीक तो क्या होता है, फाइनल राउंड, या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में रख रहा हूँ, कुछ भी कह रहा हूँ मैं इसको, ये क्या है, फाइनल राउंड है। इस फाइनल राउंड की प्रिपरेशन या इस फाइनल राउंड के लिए सिलेक्शन जो होगी, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो यहाँ तय हो रहा होता है पूरे। यानी मैंने मार्च में कोई एक्टिविटी करवाई, अप्रैल में करवाई, मई में करवाई, ठीक है। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ प्लान की हुई थी, उनमें मुख्तलिफ, या इवन एक और एक्टिविटीज़ भी कह रहा हूँ, और साथ दूसरा साथ एक मेंशन कर लीजिएगा असेंबली। असेंबली एक बहुत बड़ा टूल होता है बच्चों की प्रैक्टिस के लिए, रिहर्सल के लिए, या इवन सिलेक्शन के लिए। अब पूरा साल असेंबली तो हो रही होती है ना, ठीक है। अगर मैं कहूँ जी असेंबली में स्पोर्ट्स में नहीं करवा सकता, लेकिन बाकी एक्टिविटीज़ तो सारी हो रही होती हैं। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कहूँ तो पीई का, फिजिकल एजुकेशन का या स्पोर्ट्स का एक लेसन तो लाजमी प्लानर में हमारे होता है ना पूरा साल, उसमें मैं हर बच्चे को मौका दूंगा। क्लियर? उसमें हर बच्चा जब पार्टिसिपेट कर रहा है, साथ उसमें हम उनके डिफरेंट क्लब्स, सोसाइटीज, मैंने कहा सेपरेट सेशन पूरा एक होगा कि बच्चों के ग्रूमिंग के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमने करने हैं। अभी सिर्फ इतना याद रख लें कि वहाँ पे मैं डिफरेंट क्या कर दूंगा, क्लब्स एंड
सोसाइटीज़, या कुछ स्कूल्स हाउसेस सिस्टम फॉलो करते हैं जी, हाउसेस बने होते हैं। अमा क्लियर जी। अब वो इंटर हाउस के कंपटीशन होते रहेंगे पूरा साल, इंटर क्लब सोसाइटीज़ आप कह लें कंपटीशन होते रहेंगे, या मॉर्निंग असेंबली में परफॉर्मेंसेस होती रहेंगी। वो पूरा साल जब परफॉर्मेंस होती रहेंगी, उनके बीच में से फिर आपको कंपटीशन बेस पे, मेरिट बेस पे जो टॉप पे बच्चे आएंगे उनको मैं किस में ले आऊँगा, स्पोर्ट्स वीक में या को करिकुलर वीक में। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट जी? अब पॉइंट समझ में आ रहा है कि जब डायरेक्ट जहाँ बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं वो गलत है। फिर दूसरी बात क्या, पीछे प्लान एफर्ट नहीं है, प्लान नहीं है, तो हर बच्चे को मौका नहीं मिल रहा होता। वही असेंबली में है तो वही सिलेक्टिव बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई और इवेंट है वही सिलेक्टिव बच्चे, यानी हर एक को मौका नहीं मिल रहा होता। अब आप कहें जी आपका ये ग्रैंड इवेंट है, यहाँ तो आपको क्रीम चाहिए, परफेक्ट बच्चे चाहिए, तो अग्रीड, मुझे कोई इतराज़ नहीं इसमें। लेकिन वो क्या, वो आपने परफेक्ट कैसे चुने हैं? क्या पूरा साल आपने कोई ऐसा एक मैकेनिज्म रखा है, पूरा साल आपने डिफरेंट ऐसे एक्टिविटीज़, ऐसे इवेंट्स प्लान किए हैं कि जिनमें मुख्तलिफ बच्चों को मौका दिया गया है, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस हुई है, उनकी रिहर्सल्स हुई हैं, उनको गाइडलाइन मिली है, उनकी प्रिपरेशंस हुई हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई है, और एंड में उनकी परफॉर्मेंस देख के आप डिसाइड कर रहे हैं कि इस मेगा इवेंट में आके कौन पार्टिसिपेट करेगा। गॉट इट जी? तो ये सारे उस कैलेंडर का क्या होंगे, हिस्सा होंगे, कि मैं कैलेंडर में मेंशन करूंगा। और मैंने क्या, मेरे दिमाग में एंड पे क्या है, मेगा इवेंट। उस मेगा इवेंट की तैयारी के लिए मैं शुरुआत कहाँ से कर दूंगा, मार्च से ही। क्लियर? अप्रैल से, मार्च से मुराद में ले रहा हूँ, सपोज ये विंटर जोन है हमारा, तो यहाँ हमारा सेशन कब शुरू होता है, मार्च में जी। तो मार्च में एक्टिविटीज़ रखूँगा, अप्रैल में रखूँगा, क्लियर, मई में रखूँगा, डिफरेंट रखूँगा। और दिमाग में मेरे क्या है कि यहाँ से ही मैंने बच्चे क्या करने हैं, उनको सारों को ग्रूम भी करना है, प्रिपरेशन भी करनी है, ठीक है, एक सेंस ऑफ कंपटीशन भी क्रिएट करना है। कंपटीशन करना उनको कैसे आएगा, कंपटीशन में जीतने को डिग्निटी के साथ सेलिब्रेट कैसे करना है, हारने को डिग्निटी के साथ फेस कैसे करना है, ये भी मैं उनकी सारी ये उनकी एक कह लें ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग की आके बेस्ट परफॉर्मेंस कहाँ पे आ जाएगी, आके स्पोर्ट्स वीक में या किस में, को करिकुलर वीक्स में। अब कहने का मकसद, इन सारों के लिए भी कोई ना कोई दिन, डेज चाहिए होंगे, नहीं चाहिए होंगे? गॉट इट जी? वो डेज मेरे माइंड में हैं तभी एकेडमिक्स मुतासर नहीं होंगे ना। अदरवाइज क्या हो रहा है कि जी हमने एक एकेडमिक प्लान कर लिया, एकेडमिक प्लान करते वक्त मैंने ये चीज़ें जहन में रखी नहीं है कि भाई मैंने मार्च को भी कुछ दिन देने हैं, अप्रैल में भी देने हैं, हर जगह। या मैंने अगर उनको कोई लेसन कट शॉर्ट करके कोई एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल 7 लेसन है, 40 मिनट्स का है, उस दिन कोई एक्टिविटी है, तो बेस्ट वे क्या सजेस्ट किया जाता है कि आप एक्टिविटी के लिए क्लासेस डैमेज ना हो, एकेडमिक्स डैमेज ना हो, वो 45 के बजाय वो कितना 40 मिनट्स का लेसन हो जाए, ठीक है, या 40 के बजाय 35 मिनट्स का लेसन हो के जो टाइम बचता है मैं एक्टिविटी उसमें अरेंज करूँगा ना, या उसकी रिहर्सल है, या उसके लिए क्या कि बीच में स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए एक लेसन भी रख सकते हैं हम ना, क्लियर, ताकि बच्चों की पढ़ाई मुतासर ना हो। गेटिंग माय पॉइंट जी? अब ये इतनी सारी चीज़ें मेरे जहन में होंगी तो तब मेरे पास क्या निकलेंगे, वर्किंग डेज जी। अब वो वर्किंग डेज आप क्या आगे कहें, मैंने पहले क्या कहा था, 200 210 से लेके 250। अब इतनी सारी चीज़ें ये जहन में रखें तो फिर ये आ जाते हैं तकरीबन एवरेज 180 पे। किस पे आ जाते हैं ये, 180 पे। आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि मेरा प्लान जितना बड़ा होता जा रहा है, मेरे पास टाइम उतना क्या होता जा रहा है, शॉर्ट। तो फिर अब आपको कौन सी प्लानिंग चाहिए होगी, स्मार्ट प्लानिंग। यानी वो 250 थे, 250 से किस पे आए, 210 पे। मैंने कहा एवरेज जो अवेलेबल है, और सारी एक्टिविटीज़ सब कुछ मैंने ध्यान में रखा। ये तो मैंने एक्टिविटीज़ की बात की थी, फिर बीच में असेसमेंट्स भी हो रही होती हैं। गॉट इट जी? सब कुछ मिला के कैलेंडर बनाते वक्त मैंने बहुत केयरफुल होना होता है, ठीक है। आपको साथ इसके कैलेंडर की एक फॉर्मेट आप कह लें, एग्जाम सैम्पल टाइप की चीज़ें कह लें, ये प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है, कि वो सैम्पल से आप आइडिया ले सकते हैं कि वो कैलेंडर किस तरह बनना चाहिए, यानी वो एकेडमिक कैलेंडर कैसे बनता है, एक्टिविटी कैलेंडर कैसे बनता है, असेसमेंट कैलेंडर कैसे बनता है। यानी इसके साथ आप कह लें कि एनेक्सेस आपके कितने आ जाएंगे, 3, एनेक्स 1, एनेक्स 2 और एनेक्स 3, जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो एकेडमिक कैलेंडर है, चाहे वो एक्टिविटी कैलेंडर है, चाहे वो असेसमेंट कैलेंडर है। वो एग्जाम्पल से आपको आइडिया मिल जाएगा
को कैसे प्लान होगा। जब वो प्लान हो गया, अब मेरे पास वर्किंग डेज आए 180 जी। अब मैं प्लानिंग करने जा रहा हूँ अपनी सब्जेक्ट्स की जी। तो क्या वो 180 को, मेरे सपोज वर्किंग डेज मैंने स्टैंडर्ड कहा जी कितने हैं, 5 हैं। कितने हैं, 5 हैं। अब वीक्स कैसे निकाले जाते हैं, मैं उससे अब क्या निकाल रहा हूँ, वीक्स निकाल रहा हूँ जी। तो कितना बन गया ये जी, am I right जी? I'm not very much good at calculations. इतने ही निकलेंगे 36, am I right? चेक कर लीजिएगा जी, मैं हिसाब किताब में बहुत कमज़ोर हूँ, या कह लें मैं हिसाब किताब की ज़िंदगी गुजारना चाहता नहीं। थैंक यू जी, पर लगता है मुझे पहली दफ़ा मुझसे हिसाब ठीक हुआ है। गॉट इट जी, 36 जी। अब क्या है जी, मेरे पास वीक्स कितने आ गए। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, प्लानिंग। और ख़ास तौर पे अब यहाँ प्लानिंग से मुराद मेरी क्या, मैंने प्लानिंग में पहले कैलेंडर्स 3 डिस्कस कर ली हैं। अब मैं कौन सी प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, एकेडमिक प्लानिंग की, जो अबव ऑल सबसे इंपॉर्टेंट है। उस एकेडमिक प्लानिंग में मैंने क्या कहा, पहले मैंने क्या निकालने हैं जी, वर्किंग डेज, यानी कैलेंडर में सारी चीज़ें एडजस्ट करके जो बाकी बचे हैं मेरे पास वर्किंग डेज, वो कितने हैं, एवरेज में मिसाल मैंने की है 180 हैं जी, एवरेज जी। अब क्या वीक्स कितने बने मेरे पास, 36 जी। अब मैं सामने सब्जेक्ट एलोकेशन, अब डॉक्यूमेंट आपको समझ में आ रही है वो क्यों इंपॉर्टेंट थे, कि हमने सब्जेक्ट एलोकेशन पहले क्यों डिसाइड की हुई थी। फॉर एग्जांपल मैं लैंग्वेज की ले लेता हूँ जी, लैंग्वेज की सब्जेक्ट एलोकेशन मेरे पास पर वीक कितनी थी, 8। कितनी थी, 8। अब मैं 36 को किस पे मल्टीप्लाई कर दूंगा जी, 8 पे जी, 8 के साथ कितना हो गया जी, सॉरी 288 जी। यानी मेरे पास लेसन कितने आ गए टोटल, 288। यानी मैं राउंड फिगर करके कर लेता हूँ उसको, कितना जी, 280। 280 लेसन आ गए। अब जहन में रखिएगा मेरे पास ये 280 लेसन हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ खाली टीचिंग के लिए ही नहीं है। अब इसमें आगे मैं इसको फिर डायसेक्ट कैसे करूंगा जी, ठीक है। वो प्लानिंग माजरत के साथ जी, एक जगह कहीं कोई डिस्कशन हो रही थी, एक बहन मेरी, मैंने उनसे पूछा जी कि आप बुक की प्लानिंग कैसे जी, दोनों आसान, उन्होंने पेजेस काउंट किए, आधे में से डिवाइड कर लिए जी कि सर आधी बुक पहली टर्म में पढ़ा दूंगी, आधी बुक दूसरी टर्म में। ये गलत प्लीज़ जी, ठीक है, नहीं। अब मैंने क्या, ये 280 मेरे पास है। अब मैंने क्या, जो अवेलेबल मेरे पास कंटेंट है जी, दो चीज़ें जहन में रखनी है, एक क्या अवेलेबल, कंटेंट, कंटेंट कितना कंटेंट है, ठीक है, और दूसरा उस कंटेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या हैं जी। ये दो चीज़ें जहन में होंगी तब मैं इनको मैच कर पाऊंगा या एडजस्ट कर पाऊंगा 280 में। मैं दोनों को 1 बाय 1 अलग बताता हूं आपको कि मैंने कंटेंट और एक्टिविटीज़ क्यों कहा है। फॉर एग्जांपल जी, मेरे पास प्रीवियसली हमने डिस्कस किया, यूनिट्स कितने थे टोटल, 20, ठीक है। उन 20 यूनिट्स में मैंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाई हुई है। टेक्स्ट बुक एडेप्टेशन, यानी बुक को एडेप्ट किया हुआ है, बुक को सेलेक्ट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू माय नीड्स। गॉट माय पॉइंट जी। अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली, या जो करिकुलम है, या जो प्लान है, या जो स्किल्स जिनके, और बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बुक्स को मैंने कैसे एडेप्ट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड, ये कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड, जिसको आप SLO बेस्ड टीचिंग या SLO बेस्ड लर्निंग जो आप कह रहे होते हैं, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, उनके अकॉर्डिंगली मैंने बुक के यूनिट वाइज कह लें, चैप्टर वाइज कह लें, मैंने लेसन्स, रिक्वायर्ड लेसन्स निकालने हैं जी। कि फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 को पढ़ाने के लिए क्या, मिसाल मुझे 10 लेसन चाहिए जी,
अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जी, वो 10 लेसन मैंने कहा था वहाँ डिटेल में डिस्कस किया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, किस मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंगली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। am I क्लियर जी? अब मेथडोलॉजी से मुराद मैं क्या ले रहा हूँ जी, कि मैंने सपोज जी आसान, वहाँ मेथडोलॉजी का सेपरेट सेशन हम करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ शॉर्टली ये बता दूं कि इसमें मैंने 10 लेसन्स में इंफॉर्मेशन की या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप कह रहे होते हैं जो, उसको कितने लेसन देने हैं? पहला स्टेप मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। दूसरा मैं क्या कह रहा हूं, उसकी रिटेंशन, उसकी रिटेंशन जिसको आप मेमोरी कह रहे होते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर दी और मैं बच्चे को कहूँ जी इसको घर से याद करके आना है। ये बहुत गलत है, जिससे बच्चे हमारे रटे पे आ रहे हैं। हमने कहा इंशाल्लाह हम हर उस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम कह रहे हैं कि जी फॉर एग्जांपल ये अपना हम यहाँ पे सेटअप में अल्फ़ा सेंटोरी में जी हम रटा फॉलो नहीं करते रटा, तो उसका हम मैकेनिज़्म देंगे कि सिर्फ कह देना कि जी हम बच्चों को रटा नहीं मरवाते, ये नहीं है। ये कंप्लीट बात नहीं है। ये कंप्लीट बात क्या है कि हम बच्चों को रटा नहीं मरवाते, तो उसका मैकेनिज्म क्या है जी, या रटे से रटा ख़त्म करना है तो मैकेनिज्म क्या है। मैंने क्या कहा कि हमारी मेथडोलॉजी में क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को हमने एक वेटेज रखा हुआ है, कितने लेसन है उसकी रिटेंशन के लिए। रिटेंशन की क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, उसके लिए कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी। अब आप इसको यहां से लिंक करें, अब आपको समझ में आई मैंने क्या कहा था, कंटेंट क्या है और उसके साथ एक्टिविटीज़ क्या हैं। यानी इंफॉर्मेशन के लिए कौन सी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ करवा रहा हूं मैं, उसकी रिटेंशन के लिए कौन सी एक्टिविटी, हर एक के साथ इंफॉर्मेशन यानी कॉम्प्रीहेंशन की एक्टिविटी साथ लिख लीजिएगा। इसको एक्सपोजिशन कह लें, आप कुछ भी कह लें। फिर उसको रिटेन कैसे करना है, हमने स्कूल सिस्टम में रिपीटेडली जोर दे के ये बात कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कहूँ जी मैंने तो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा क्लियर करवा दिया था जी, बच्चे को मैंने घर में होमवर्क में दे दिया, वो घर से याद करके आए। ये बहुत गलत बात है। नहीं, कि मेरे टीचिंग मैकेनिज्म के अंदर ही हो, क्लासरूम के अंदर ही वो चीज़ उसको याद भी हो जाए। और तीसरा बड़ा फेज क्या होता है जी, पहला मैंने क्या कहा, क्लैरिटी ऑफ दैट इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या कहा मैंने, रिटेंशन, क्लियर। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन फेज जी, या एक्सप्रेशन फेज जी, या उसको डायरेक्टिव फेज कह लें। मैं उससे अचीव क्या करना चाह रहा हूं भाई, मैंने कौन सी इंफॉर्मेशन दी, क्यों दी, उसको मैंने इन्फॉर्मेशन को बच्चे के माइंड में रिटेन कैसे करना है, यानी क्या मुराद उसके हाफजे में कैसे महफूज करना है, उसको वो चीज़ उसको हिफ्स कैसे करवानी है, कौन सी एक्टिविटी के थ्रू को खुद ब खुद आ जाए, मुझे बोल के कहना, न कहना पड़े इसको घर से याद करके आओ। मैंने क्लास में कुछ ऐसा करना है वो खुद ब खुद याद हो जाएगी। वी विल गो फॉर इट जी, हम टीचिंग मेथोडोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तीसरा मैंने क्या कहा है, बच्चा उसको रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, यानी उसका ऑरल एक्सप्रेशन या रिटन एक्सप्रेशन में क्या लेके आना है, यानी उसके लिए उसकी कौन सी एक्सरसाइजेज रखी हैं मैंने, ऐसी क्या प्रैक्टिसेस रखी हैं मैंने क्लासरूम के अंदर, ऐसी क्या एक्टिविटी मैंने जनरेट की है कि भाई बच्चे को जो चीज़ कॉन्सेप्चुअली भी क्लियर हो गई, उसके हाफजे में भी आ गई, अब उसको दोबारा उसको लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा, बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा। मैंने उसको ये नहीं कहना कि घर से लिख के ले आओ, पहले उसको क्लासरूम में अपने सामने उसको कुछ लिखवाने की प्रैक्टिस करनी है। मिसाल में टेक्स्ट बुक हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, मैंने आधे एक पेज की सपोज ही बच्चे को ट्रांसलेशन करके दे दी, या कम से कम तरीका बता दी, और बच्चे को कहूँ जी बाकी ट्रांसलेशन खुद घर से करके आओ। नहीं, मैं पहले उसको एज अ सैम्पल वहाँ अपनी मौजूदगी में खुद करके दिखाऊंगा कि हाउ टू गो फॉर इट जी। अगर मैंने उससे याद करवाना है तो ऐसी एक्सरसाइजेस करूँगा कि वो खुद बहुत क्लास के अंदर ही उसको याद हो जाए। अब आप देख लें, क्लैरिटी की एक्टिविटीज़ होगी, कुछ किसकी होगी, रिटेंशन की, कुछ किसकी होगी, रिप्रोडक्शन की। और अब अगर आप कहें एक्चुअल वर्क जो क्लास वर्क जिसको हम कह रहे होते हैं, वो ये वाला फेज है। ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बच्चे का क्लास वर्क है, ना रिटेंशन बच्चे का क्लास वर्क है। ये क्लास वर्क दोनों किसके होते हैं, टीचर के। जो बच्चे का क्लास वर्क है वो किस में आता है, रिप्रोडक्शन फेज में, जिसमें हम बच्चे को क्या, कोई राइटिंग टास्क उससे कुछ करवाते हैं, कोई कैनेस्थेटिक टास्क उससे कुछ करवाते हैं, कोई प्रैक्टिकल वर्क जो उससे कुछ करवाते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट जी, क्लास वर्क जी।
यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये मैं क्लास वर्क की एक्टिविटीज़ को करवाऊंगा तो तब मैं उसकी प्रैक्टिस के लिए, रीइंफोर्समेंट के लिए कुछ ना कुछ उसको होमवर्क दे सकता हूँ जो देना नहीं चाहिए। अब आपको एक बात डिस्कस हो रही होगी कि दुनिया के अच्छे सिस्टम में जी होमवर्क नहीं होता, तो वो नहीं होता तो उसकी कोई वजूहत हैं। क्यों नहीं होता? क्या मतलब वो काम ही कुछ भी नहीं होता उनका? नहीं, वो क्लास वर्क इतना स्ट्रांग रखते हैं कि ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मैं टोटली 100% उसके हक में भी नहीं हूँ कि जी बिल्कुल ही कुछ भी नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बच्चा घर जाए, उसकी घर में भी उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इंगेजमेंट हो, कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो, उसकी वो होना चाहिए उससे रिलेटेड कुछ। गेटिंग माय पॉइंट जी? अब इसके साथ मैंने फोर्स जी बच्चे की मिसाल के तौर पे आई एम सेइंग दैट पर्सनालिटी ग्रूमिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी रखी है जी। सपोज जी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी रखी है जी। गेटिंग माय पॉइंट? अब आपको प्लान समझ आता जा रहा है। अब मैंने लेसन कितने रखे थे? 10। उन 10 लेसन यानी एक यूनिट के लिए, उन 10 लेसन में से मैंने कितने लेसन में मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी कंटेंट की? कौन कौन सी एक्टिविटी, कंटेंट किन एक्टिविटीज के थ्रू कंटेंट में क्लियर करवाऊंगा? ऐसे नहीं है, लेक्चरिंग मोड तो नहीं होगा मैं खड़े होकर बच्चे को लेक्चर दे दिया जी, मैं कहूँ जी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। नहीं, उसके लिए एक्टिविटी कैसे जनरेट होगी? दूसरा मैंने कहा उसकी रिटेंशन के लिए, यानी बच्चे को हिफ्स करानी है वो चीज़ ताकि वो क्लास के अंदर ही उसके दिमाग में रह जाए। उसके लिए क्या होगा? फिर उसकी रिप्रोडक्शन एक्टिविटी जी, चाहे वो ऑरल है, मैं प्रेजेंटेशन फॉर्म में बच्चे को फ्रंट पे बोर्ड पे सामने बुला के बुलवा रहा हूँ उससे, या उससे क्लासरूम में अपने सामने ही पेज पे लिखवा रहा हूँ, कुछ डिक्टेट करके नहीं, कॉपी पेस्ट करके नहीं, सवाल का जवाब बोर्ड के ऊपर लिख के नहीं, बल्कि कोई ऐसी एक्टिविटी मैं जनरेट करूँगा कि जिससे बच्चा वो खुद लिखे। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, वो खुद शुरू में ठीक नहीं लिखेगा, परफेक्ट नहीं लिखेगा, मिस्टेक्स होंगी, प्रॉब्लम होंगी, एरर्स होंगे, इश्यूज होंगे, गलत लिखा जाएगा, उसकी नोटबुक पे गलत आएगा। अनफॉर्चुनेटली जी क्या, नोटबुक जी घरों में जाए परफेक्ट जानी चाहिए जी, नोटबुक के ऊपर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जी। व्हाट डू यू मीन बाय इट? एक बच्चा जब काम कर, ये मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ सिस्टम्स में, स्कूल्स में ये ट्रेंड चला होता है जी कि बच्चे की नोटबुक बिल्कुल एरर फ्री घर जाए जी। उसमें क्या होता है फिर, उस प्रेशर में आके मैं बीइंग अ टीचर क्या करूँगा कि बच्चे को परफेक्ट सा जवाब बोर्ड पे लिख दूंगा कि बेटा इसको कॉपी कर लो, ताकि गलती का शायबा ना हो, गलती का इम्कान ना हो, और मैं बच्चे को इनडायरेक्टली उसको रटे पे लगा रहा हूँ। जो रियल स्टैंडर्ड सिस्टम है उसमें बच्चा जब खुद टास्क करेगा वो एरर करेगा। जब मेरे सामने वो बच्चे की क्लास वर्क की नोटबुक आती है, अगर उसमें एरर नहीं है तो मैं समझ जाता हूँ इसका मतलब है बच्चे ने वो खुद नहीं किया, या टीचर ने उसको गाइडेड टास्क करके उसको ट्रेन करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, क्या हुआ, उसको कोई रेडीमेड मटेरियल दे दिया गया है जो उसने एक जगह से उठाया है, दूसरी जगह नोटबुक के ऊपर कॉपी कर दिया है, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है जी, जिससे सारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो रहा है। जिससे बीएस लेवल तक के, इवन एमएस लेवल तक के स्टूडेंट्स को क्या चाहिए होता है, कोई ना कोई रेडीमेड मटेरियल चाहिए होता है। अब क्या मैं कहूँ उनकी काबिलियत में कोई कमी होती है? नहीं, नॉट एट ऑल। उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर बीइंग अ टीचर मेरा है। ठीक है, मैंने उनको वो एक्टिविटीज़ नीचे जूनियर स्कूल में, हाई स्कूल में, कॉलेज लेवल पे करवाई नहीं होती, डायरेक्ट उनको जब जाकर यूनिवर्सिटी लेवल पे करनी पड़ती हैं तो दे गेट इन ट्रबल। मुझे, मेरी सिंपथीज़ उनके साथ है, मुझे उन पर तरस आ रहा होता है कि उनसे जब बड़ी बड़ी डिमांड्स हो जाती हैं कि जी वो प्रेजेंटेशंस दें, प्रोजेक्ट वर्क करें, ठीक है, एक्टिविटीज़ जनरेट करें, तो हाउ विल दे डू इट? क्यों प्रीवियस उनका कोई एक्सपोजर ही नहीं है उससे रिलेटेड, उनको उस चीज़, उस प्रोसेस में डाला ही नहीं गया। एम आई क्लियर जी? अब ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए क्या मैंने कहा, कितनी एक्टिविटीज़ किस काम के लिए रखी हैं? क्लियर? ये किस में आती है? मेरी टीचिंग मेथडोलॉजी में। तो मेरी क्या मेथडोलॉजी को क्लियरली डिफाइंड है, स्टैंडर्डाइज्ड है, मेरी से मुराद मेरे सिस्टम की, मेरे स्कूल की। अब उसमें एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है कि जी हर टीचर का अपना स्टाइल होता है जी। व्हाट डू यू मीन बाय? नो नहीं जी, अपना स्टाइल नहीं, स्टैंडर्ड सारी दुनिया में एक ही है जी। उसमें एक जवाब आता है जी, मुख्तलिफ बच्चे हैं जी, स्टैंडर्ड दुनिया के मुख्तलिफ बच्चों को डील करने का एक ही है, अपने स्टाइल से। व्हाट डू आई मीन बाय अपना स्टाइल? पहली बात, मेरा स्टाइल मैंने कहाँ से आया, मेरे स्टाइल का सोर्स क्या है, मेरे स्टाइल की ऑथेंटिसिटी क्या है। हमने टीचिंग मेथडोलॉजी पे पूरा एक अलग सेशन किया हुआ है, वो चैनल पे पड़ा हुआ है, वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ सुन सकते हैं, वहाँ बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि मेरे स्टाइल को सर्टिफाई किसने किया है, किसने मुझे सर्टिफिकेट दिया है कि मेरा टीचिंग मेथडोलॉजी ठीक है।
मैं अपने तौर पे तजर्बे करता जाऊं, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होता जाए। ठीक है जी, क्या मैंने कोई स्टैंडर्डाइज मेथडोलॉजी कहीं से सीखी हुई है? किसी एक्सपर्ट से, किसी अथॉरिटी से, किसी अथेंटिक सोर्स से? फिर उसको क्या मैंने चेक करके उसके रिजल्ट्स को देखा हुआ है? तो इसके लिए मेथडोलॉजी के लिए भी मैकेनिज्म ज़रूरी होता है जी। ये यूँ कह देना कि जी हर बंदे का अपना स्टाइल होता है, तो हर बंदा फिर अपने स्टाइल की गारंटी दे दे ना। फिर अगर हर बंदे का अपना स्टाइल इतना ठीक होता तो हमारी एजुकेशन का ये हाल होता जो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं। विद अपॉलॉजी जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट। और वो कसूर उसमें टीचर्स का नहीं होता। ये हम क्या डिस्कस करें? स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट हेड्स के लिए, स्कूल लीडर्स के लिए, स्कूल ओनर्स के लिए होती है। ये कसूर उसमें, मैं अगर कहूँ जो मैं हम्बल स्टूडेंट हूँ एजुकेशन का, तो कसूर मेरा है कि बीइंग अ मैनेजर क्या मैंने टीचर्स को उस मेथडोलॉजी से रिलेटेड कंप्लीट अवेयरनेस दी है, मैकेनिज्म अपना कन्वे किया है। मैं मैकेनिज्म कन्वे करता ही नहीं हूँ, मैं टीचर से डायरेक्ट डिमांड कर देता हूँ ये सारे काम ये खुद करें। जब वो खुद करेंगे तो उनके स्टाइल डिफरेंट होंगे ही ना, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। इसमें होली सोली स्कूल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल जी। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी गलती की वजह से वो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। उनका टीचर्स का कोई कसूर नहीं। आई ऑलवेज स्टैंड बाय टीचर्स। उनको कोई इंस्ट्रक्शंस दी नहीं जाती, ठीक है, उनको सिर्फ डिमांड दी जाती है कि आपने ये करना है। कैसे करना है ये नहीं बताया जाता। आपको मैकेनिज्म समझ आ रहा है जी? कि अब इसके बेस पे मैं सारे यूनिट्स के निकाल लूँगा जी। सपोज मैंने क्या कहा, मेरे पास कितने हैं? 280। तो अब मैं अपनी बुक में से सारे निकालूंगा, सारों के लिए रिक्वायर्ड कितने हैं जी। फॉर एग्जांपल सारे यूनिट्स के निकाल के मेरे पास मिसाल के तौर पे रिक्वायर्ड कितने हैं जी। एवरेज एक बुक के 350 टू 400 जा रहे होते हैं जी। स्टैंड आप चेक कर सकते हैं। क्लियर? मेरे पास मिसाल के तौर पे कितने बन रहे हैं? 300। अवेलेबल कितने हैं? 280। ठीक है, तो मैंने फिर 300 भी नहीं, इसको मिनिमम पर ले आऊँगा। 250 का कंटेंट चुनना है मैंने। अब आप कहें जी अवेलेबल 280 हैं, तो आप कंटेंट 250 का क्यों चुन रहे हैं? या आसान ज़ुबान में कहूँ, 20 चैप्टर हैं तो 20 में से मैं कुछ को फिर डिस्कार्ड करूँगा, कट शॉर्ट करूँगा, कुछ चैप्टर्स निकाल दूंगा मैं। ये चैप्टर्स के बीच के अंदर के मटेरियल में से फॉर एग्जांपल रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं 2-3 चैप्टर में, उनको कंबाइन कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा। 3 यूनिट्स फॉर एग्जांपल, उनमें सिमिलर कंटेंट चलता जा रहा है एक सीक्वेंस में, मैं उस सीक्वेंस को मर्ज करके एक कर दूंगा। इसको कहते हैं टेक्स्ट बुक एडेप्टेशन। बेसिकली क्या, आई एम एडेप्टिंग टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू माई नीड्स। और मैं एंड पे मेरे पास कितना हो, 250 क्यों कह रहा हूँ? मैं 30 का लेवरेज रखना चाह रहा हूँ। कोई पता नहीं, टीचर छुट्टी भी करते हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे भी हो जाती है, कुछ है, ताकि मेरा प्लान ईजी हो। किताब सफ़ा नंबर 1 से लेके सफ़ा नंबर आखिरी तक किताब ठूंस देना बच्चे में, ये कोई पढ़ाई नहीं है जी, ये कोई एजुकेशन नहीं है। मैंने अपना प्लान जितना मैं रिलैक्स रखूँगा इतना वो इफेक्टिव होगा। जिसको मैं अपने टीचर्स को कोट करूँ, वो क्या कहते थे मुझे कि थोड़ा काम और सुथरा काम कि बेशक थोड़ा हो, ठीक है, वो अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ के साथ हो जी। अब आपको प्लानिंग क्लियर हो रही है जी? yes. ये क्या थी? सिर्फ कैलकुलेशन जी, कि मेरी बुक का कंटेंट क्या है, मेरी उसके साथ एक्टिविटीज़ क्या है, उसकी बेस पे मैंने कैलकुलेशंस कर ली इतनी है। अब मैं उसे डिवाइड करूंगा जी, किस पे? टर्म्स पे। किस पे? टर्म्स पे जी। मैं एक टर्म कह रहा हूं, 2 टर्म, मैं क्या मैक्सिमम जी। 2 चीज़ें पैरेलल हम चला रहे होते हैं जी, क्लैश आ रहा होता है। दुनिया या टर्म्स कर देती है, आप 3 करें 4 करें, फिर वो टर्म्स ही होती हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फॉर एग्जांपल 4, जिसको फाइनल टर्म हम कह रहे होते हैं। या आप इसको 3 करें, ये एक चीज़ चलती है। हम क्या करते हैं, साथ हमने मंथली असेसमेंट्स भी रखी हुई हैं, वीकली असेसमेंट्स भी रखी हुई हैं, और टर्मिनल एग्जाम्स जो हैं वो भी रखे हुए हैं। मकसद क्या है? बच्चा भी बर्डनाइज हो रहा है, टीचर भी बर्डनाइज हो रहा है, पेरेंट्स भी जो हैं वो भी इरिटेट हो रहे हैं। यानी आसान ज़ुबान में कहूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट जी, कि पढ़ाते इतना हम नहीं है जितना हम बच्चों को टेस्ट ले रहे होते हैं। टीचर बर्डनाइज उससे हो रहा है, पेपर बन रहे हैं जी, पेपर चेक होने हैं जी, यानी पढ़ाया इतना नहीं है जितना पेपर बनने पे, पेपर चेक करने पे हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। यही अपनी एनर्जीज उनको पढ़ाने में लगा देना।
असल मकसद तो असेस करना है ना। अब क्या है जी, असेसमेंट, इसको हम एग्जाम जो कह रहे हम टर्म्स कह रहे होते हैं, उसमें एग्जाम्स जो हैं, मेक इट वेरी क्लियर जी, बड़ी एक अथेंटिसिटी से एक बात कर रहा हूं जी, कि इफ यू आस्क मी, बीइंग अ स्कूल लीडर, मैनेजर, हेड और वट एवर यू कॉल, मैं तो अपने आप को हम्बल स्टूडेंट कहता हूं, आप लोगों की बात कर रहा हूं। एग्जाम्स को आप क्या कह रहे होते हैं? टूल है ना एक असेसमेंट का। किसकी असेसमेंट का? बेसिकली टूल है असेसमेंट का मेरे अपने ऑन सिस्टम की, पॉलिसी की। मेक इट वेरी क्लियर। मैंने साल पूरा बच्चा अपने स्कूल में पास रखा और साल के बाद मैं उसके पेरेंट्स को बुला के कह रहा हूं जी आपका बच्चा फेल्ड है, तो फिर क्या मतलब? मैं साल पूरा किस चीज़ की फी लेता रहा हूं उनसे? मैं किस हैसियत में उनको ये बात कह सकता हूं? क्या मैं ये साल के बाद मुझे कहना चाहिए? नहीं, फिर तो मुझे पहली असेसमेंट के बाद उनको, या इवन एडमिशन के टाइम पे जो एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, मुझे उस वक्त क्लियर करना चाहिए था ना कि जी आपके बच्चे का कि यानी मैं सिर्फ एडमिशन के लालच में, मेरे पास बच्चा आ जाए जी, बस एडमिशन हो जाए, मेरे पास पैसे आ जाएं, मैंने बच्चे को एंटर कर दिया, ये भी गलत है। मैंने पहली बात वहीं रोकना है जी उस चीज़ को। उस बच्चे की ट्रू असेसमेंट करनी है, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस भी लेना है। मकसद मेरा उसको फेल करना, पिछली क्लास, और एक और यहाँ पे ट्रेंड क्या बन गया जी, पिछली क्लास में करवा दें जी। व्हाट डू यू मीन बाय पिछले क्लास? आपको प्लान ऐसा कर लेना कि उस बच्चे को साथ अगर एडजस्ट करना है, पेरेंट्स के नोटिस में आ जाए कि हम इसको इसी क्लास में रख रहे हैं, तो इसके लिए मेकअप मेजर्स क्या होंगे। मेकअप मेजर्स से क्या मुराद? उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए क्या उसको कुछ टारगेटेड टास्क हैं। मिसाल के तौर पे क्या मैंने टीचर्स को लिस्ट दी है कि ये वाले बच्चे जो हैं ये वीक हैं, इनको ज़्यादा फोकस करना है ड्यूरिंग एक्टिविटीज़, ड्यूरिंग क्लासरूम परफॉर्मेंसेस, ड्यूरिंग क्लासरूम इंटरेक्शंस? क्या मैंने ऐसा कुछ किया है? क्या मैंने कोई लिस्ट टीचर के हवाले की है? दूसरी बात, मैंने असेसमेंट्स में अगर उस बच्चे की परफॉर्मेंस अभी लो भी आ रही है, तो मैंने पेरेंट्स के नोटिस में लाना है कि जी अभी पीछे फ्लॉ था, उसको कवर करने के लिए भी लो होगा। या मैं पेरेंट्स को खुश करने के लिए 100 में से 90 नंबर देता जाऊं बच्चों को जी, और साल के एंड में जाके मैं उनको कह दूं कि जी बच्चा आपका आगे इस क्लास में नहीं चल सकता। नहीं, या उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है, या घर में साथ पेरेंट्स को रोल प्ले करेंगे, तो क्या मैं उनके नोटिस में लेके आया हूँ? और वो शुरू कहाँ से होता है? मैंने क्या कहा? एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट से। फिर मैंने क्या कहा? फर्स्ट असेसमेंट से, अगर बच्चे का आप कह रहे हैं। और अदरवाइज मेरा सिस्टम चेक हो रहा है ना कि मैंने जो पॉलिसी मेथडोलॉजी की है उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। एक बात, अब ये सिस्टम की एक टूल है। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी जी। अब चाहे बच्चों को असेस करना है, चाहे सिस्टम को असेस करना है, उसके लिए सिर्फ एक एग्जामिनेशन एक टूल नहीं है, उसके लिए और बहुत सारे टूल्स हैं। इस ध्यान में रखिएगा, हम डिस्कस करेंगे। यानी हमने कहा एक तो मेथडोलॉजी पे सेपरेट सेशन होगा, अब एक और साथ सेपरेट सेशन की मेंशन कर लीजिएगा कि दैट व्हाट आर द अदर टूल्स टू assess the efficacy of my policy, my system, my norms, whatever you call it, कि जो स्कूल का इंटरनल प्लान है, इंटरनल पॉलिसी है, इंटरनल सेटअप है, उसकी एफिकेसी को चेक करने के लिए, या बच्चों की परफॉर्मेंस या बच्चों में कोई इंप्रूवमेंट आ रही है नहीं आ रही, उसके लिए सिर्फ एक टूल एग्जामिनेशन ही नहीं है, ये जस्ट एक टूल है। मिसाल दूं, उसकी नोटबुक भी एक टूल होती है, बच्चे का यूनिफॉर्म भी एक टूल होता है, बच्चे की राइटिंग भी एक टूल होती है, बच्चे का ओरल एक्सप्रेशन भी एक टूल होता है। उन सारे टूल्स को हमको इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। हमने एक ही चीज़ पकड़ ली है, क्या जी? एग्जाम से नंबर कितने आए हैं जी। सारी दुनिया एग्जाम्स यानी ग्रेड 3 तक मोस्टली एग्जाम सिस्टम को ही ख़त्म करना चाह रहे हैं, या कर दिया है नहीं, इवन कुछ मुल्कों ने। या वो डेफिनेशन ही क्या कह रहे हैं कि असेसमेंट इज़ फॉर द सेक ऑफ इनकरेजमेंट, कि असेसमेंट ऐसी की जाए जिसमें बच्चे को ऐसा टास्क दिया जाए जो टीचर को पता हो वो कर सकेगा, ताकि वो करेगा, उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, बूस्ट मिलेगा कि वाह भाई मैंने एक काम किया, एक्टिविटी की क्लास में की और मुझे पता है मैं कर। और हम अभी तक क्या बैठे हुए हैं कि पेपर हमने इजी बनाना है या डिफ़िकल्ट बनाना है। अनफॉर्चुनेटली जी, इस पर लाहौल ही पढ़ा जा सकता है या नलिल्ला ही पढ़ा जा सकता है। गॉट इट जी। अब वो क्या टूल्स हैं वो अलग हम करेंगे जी।
अभी क्या मैंने क्या डिसाइड करना है कि मैंने टर्म्स कितनी रखनी है जी, या उसके साथ असेसमेंट है, तो वो असेसमेंट्स क्या है, इंटरनल असेसमेंट्स टीचर कैन असेस। हमने क्या टीचर को ट्रेन किया हाउ टू असेस इट। ये सिंपल है कि मैंने काम पकड़ा हुआ है जी, पेपर बनाया, बच्चों को पकड़ा दिया, बैठ के उसको सॉल्व कर रहे हैं जी, वी आर कॉलिंग इट असेसमेंट। नो, बहुत सारी और टूल्स हैं असेसमेंट के जो इंशाल्लाह हम सीखेंगे। अबव ऑल सबसे पहले मैं सीखूंगा बीइंग अ हम्बल स्टूडेंट। मुख्तसर अभी करूँगे जी, व्हाट इज़ रिकमेंडेड जी, जो आमतौर पे किया जाता है कि वो क्या 2 टर्म्स होनी चाहिए जी, बाकी साथ असेसमेंट्स वट एवर यू मैंशन जी, जितनी आप करना चाहें। वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे, या उसको क्या किस चीज़ को कैसे असेस करना चाह रहे हैं आप। अब आप कहें जी मैंने क्या रखे थे वहाँ पे कितने लेसन्स 250 अवेलेबल, मुझे मेरे पास कितने बने थे 280। अब उसको मैं टर्म्स पे डिवाइड करूँगा अकॉर्डिंग टू कीपिंग इन माइंड माई सराउंडिंग्स। am I क्लियर जी। फॉर एग्जांपल यहाँ में हम कहें विंटर जोन में, तो यहाँ समर से पहले को एक टर्म कर दिया जाता है, समर वेकेशन से जो जिसको कह लें आप जुलाई, ठीक है, और उस गर्मियों की छुट्टियों के बाद को क्या कर दिया जाता है सेकंड टर्म जी। ये अब डिपेंड करता है किस रीजन में स्कूल है आपका जी, सरमाई इलाके में है या गरमाई में है। तो सरमाई में क्या होता है, सर्दियों की छुट्टियां ज़्यादा होती हैं, यानी जिस तरह यहाँ दिसंबर में हम एग्ज़ाम्स करके बच्चों को ऑफ, क्योंकि यहाँ सर्दियों की छुट्टियां 2 महीने की हैं। गरमाई में क्या होता है कि वहाँ गर्मियों की छुट्टियां ज़्यादा होती हैं। इज़ अ क्लियर जी। तो अपनी टर्म्स को हमने उन छुट्टियों को उस जो ब्रेक आती है बीच में रिस्पाइट आती है उसके अकॉर्डिंगली हमने प्लान करना होता है। क्लियर एक बात। फिर दूसरी बात, जब वो 2 टर्म्स करूँगा तो उस टर्म्स में मैंने मंथ्स देखने हैं जी, मेरे पास कितने आ रहे हैं जी, और उन मंथ्स को कैलकुलेट करूंगा तो डेज कितने आ रहे हैं। यार पॉसिबल नहीं होता कि मैं दोनों टर्म्स को बिल्कुल इक्वल रख लूँ जी। सम टाइम फर्स्ट टर्म शॉर्ट हो, मोस्टली फर्स्ट टर्म शॉर्ट होती है, सेकंड टर्म क्या होती है लॉन्ग होती है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट टर्म में मेरे पास जी टर्म वन में मेरे पास मंथ्स कितने आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे 3 या 4, 3 और 4, ठीक है। टर्म 2 में मंथ्स कितने आ रहे हैं जी 4 to 5। जिस तरह मैंने क्या कहा एवरेज कितना बनता है हमारे पास 7 से 9 महीने, 7 से 9 महीने। अब और जो भी मंथ्स हैं उनके डेज कितने हैं जी, गॉट इट जी। कि सपोज जी फर्स्ट टर्म में मेरे पास एवरेज कितने बन रहे हैं जी 150 डेज, और सेकंड टर्म में मेरे पास कितने बन रहे हैं जी, सॉरी फर्स्ट टर्म में 100 हैं, सेकंड में कितने हो रहे हैं 150। मिसाल के तौर पे ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे आपको कैलेंडर्स दे दिए जाएंगे, उसमें ये कुछ हुई हैं, वो कैलकुलेशंस आप देख लेंगे। वो हमने यहाँ विंटर जोन के अकॉर्डिंगली की हुई हैं, आप अपना कैलेंडर उसके अकॉर्डिंगली इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब मैंने ज़हन में रखिएगा जी फर्स्ट टर्म को हमेशा लाइट रखना होता है जी, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 100 में कहूं तो मैं यहां कोशिश करूंगा 100 नहीं बल्कि मैं इवन 50 का कंटेंट रखूंगा। वजह न्यू एडमिशन्स आ रहे होते हैं, बच्चे कई स्कूल शिफ्ट करके आ रहे होते हैं, बच्चे 2 महीने की छुट्टियां गुजार के आ रहे होते हैं, दोबारा उनको रीएडजस्ट होने में, चूंकि हम विंटर टास्क या वेकेशन टास्क बच्चों को, या विंटर कैंप जिसको आप कहें, या ब्रेन ड्रेन कैंप्स का आप कह लें, या वेकेशन कैंप्स कह लें, ये टर्म्स काइंडली लिख लीजिएगा, इन पे कंप्लीट हमने अलग सेशंस करने हैं कि ये विंटर कैंप होता क्या है, उसकी ट्रू स्पिरिट क्या है, ये ब्रेन ड्रेन कैंप क्या होता है। इंशाल्लाह हम यहाँ पे अल्फ़ा सेंटोरी में इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से हम करेंगे। यहाँ पे ये छुट्टियों का ये मकसद नहीं होता कि बच्चों को कोई टास्क दे के बस घर भेज दिया, ठीक है, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी, नहीं। अब जनरली बता रहा हूँ कि बच्चे 2 महीने की छुट्टियाँ वापस टीचर मुझसे एग्री करेंगे, वो बच्चे बिल्कुल ब्लैंक होके आ रहे होते हैं, क्योंकि 2 महीने उनका माइंड उस प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं होता, तो वापस मुड़ के आते हैं वो रस्टी हुआ होता है, लेजी हुआ होता है, उनको दोबारा एक्टिव करने में 1 महीना लग जाता है। और मैंने क्या कर दिया, सपोज मार्च में आ रहे हैं तो मैंने मार्च के महीने में ही इतना मैं कंटेंट ठूंस देता हूँ जो मेरे टीचर्स का करवाने के लिए मुमकिन ही नहीं होता। उसकी वजह से फिर बच्चा अंडर प्रेशर होकर स्कूल से भागता है, वो खुशी से स्कूल नहीं आता।
मैंने लाइटर बिल्कुल लाइट रखना है उसकी पहले ओरिएंटेशन करनी है उसको, पहले फिर मैं कह लूँ रीएक्टिवेट करना है उसको फ्रेश अप करना है, उसको वार्म अप देना है मैंने। एम आई क्लियर जी? गेटिंग माय पॉइंट? फिर उस टर्म के एंड में मैं कहूँ फिर मैंने दिन क्या रखने हैं, उस टर्म का एक टर्मिनल एग्जाम होगा या नहीं होगा, असेसमेंट होंगी नहीं होंगी, उससे पहले मैंने कुछ प्रेप्स के डेज भी रखने हैं जी। ये ऐसा तो नहीं है सपोज जो लास्ट मेरा फ्राइडे है उस फ्राइडे तक मैंने क्लासरूम में टीचिंग ही रखी और एब्रप्टली मंडे से मैंने उनकी असेसमेंट शुरू कर दी, दैट इज़ रॉन्ग जी। उसमें आप कह लें पेपर की ओरिएंटेशन देनी होती है बच्चों को, कि जो आपकी असेसमेंट्स है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी होती है, बल्कि इवन उनको प्रैक्टिस करवानी होती है, मॉक टेस्ट लेने होते हैं उनके। उनको रिविजन्स करवानी होती हैं ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा परफॉर्म किस लिए करें कि पेरेंट्स को नंबर दिखाएं उनके? नहीं, अच्छा परफॉर्म करें। क्या मुराद मैंने क्या कहा? असेसमेंट इज नाउ इंटरनेशनली डिफाइंड एज व्हाट जी? अ सोर्स ऑफ इनकरेजमेंट, कि ताकि वो इतना अच्छा परफॉर्म करें उनको बूस्ट मिले, वो इनकरेज हों दैट दे कैन डू इट, कि वो कर सकते हैं। am I clear जी? फिर अब देखें सेकंड टर्म है, मैं फिर कहूँ यहाँ बच्चे फिर आके फिर एडजस्ट हुएंगे, लेकिन ध्यान में रखिए कि यहाँ फिर ब्रेक आई होती है बीच में, ठीक है। उसमें मैंने किस मंथ में कंटेंट ज़्यादा, यानी शुरू का पहला मंथ आप कह लें उसमें कंटेंट थोड़ा होना चाहिए लाजमी। अब आप कहें मैंने मार्च में जितना कंटेंट रखना है इक्वल उसके मैं रखूँ जी अप्रैल में भी, तो ये गलत है जी। आप कहें जी मार्च के वर्किंग डेज फॉर एग्जांपल मेरे पास आए कितने? 24 मिसाल। अप्रैल की भी मिसाल के तौर पे कितने? 24 जी। अब आप मुझसे डिमांड करें जी मैं इसका कंटेंट और इसका मार्च का और अप्रैल का कंटेंट दोनों सेम रखूं, तो ये गलत है। मैं मार्च जितना अप्रैल में कंटेंट रख रहा हूं तो उसका अगर मिनिमम हाफ नहीं तो कम से कम हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा इतना रखूँगा। यानी अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे अप्रैल में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 4 यूनिट्स रख रहा हूँ तो मार्च में मुझे कम से कम कितने रखने चाहिए? 2। आप कहेंगे दिन तो सेम अवेलेबल, बेशक दिन सेम अवेलेबल है, गॉट इट जी। लेकिन बच्चा वो क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ी ब्रेक लेके वापस आ रहा है, ये न्यू एडमिशन है, नए सिस्टम में आ रहा है, मैंने उसको साथ एडजस्ट करना है, उसको अपने लूप में लेके आना है। इस तरह मिसाल मैं दूँ, रमज़ान का मंथ है जी। अब आप कहें जी सर्टन पीपल स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद मी कि सर उसका नहीं, उससे ताल्लुक़ है ना भाई, उसमें घर की रूटीन आप कहें, बच्चा अगर सपोज छोटा है वो रोज़े नहीं रख रहा तो उसके मामा पापा तो रोज़े रख रहे हैं ना, या वो एनवायरनमेंट कहें आप। अनफॉर्चुनेटली जी कि हमें सारी पढ़ाई सिर्फ रमज़ान के महीने में याद आ रही होती है। क्या वो टीचर की इतनी, ये ह्यूमन एक फैक्टर है, कोई से नेगेट कर अच्छे कि जी रोज़ा रखने से क्या होता है। मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई टीचर्स, जो मुझे उन्होंने गाइड किया, उन्होंने कहा जी रमज़ान में आप थोड़ा कम रखा करें कंटेंट, अपनी एक्सरसाइजेस को, प्रैक्टिसेस को, रीइंफोर्समेंट को थोड़ा कम वेटेज दे दें, आप लाइट कर दें उसको ज़रा। गॉट माई पॉइंट जी। अब ये क्या हो गया मेरा जी, एनुअल से मैं किस पे आया? टर्म्स पे, ठीक है। टर्म्स में मैं किस पे आया? अब मंथ पे। तरतीब से मैं कहूँ प्लानिंग में तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अब बनते जाएंगे, जो आपको मैं कह रहा हूँ जी सैम्पल फॉर्मेट उसके मिल जाएंगे। एनुअल कंटेंट पूरे साल का मैंने कितना निकाला, फिर उसके बाद मैंने उसको किस में डिवाइड किया? टर्म्स में। फिर टर्म्स के बाद मैंने उसको किस में डिवाइड किया? मंथ्स में जी। और फिर जोर दे के बार रिपीट कर रहा हूँ कि मंथ्स में भी मैंने हर चीज़ को जहन में रखना है। मैंने कहा यहाँ मैंने मार्च में सेशन शुरू करना है तो मैं मार्च और अप्रैल में बेशक वर्किंग डेज इक्वल हो, मिसाल के तौर पे इक्वल हो, लेकिन मैंने उनका कंटेंट सेम नहीं रखना। अगर मैं कहूँ जी जुलाई की छुट्टियों के बाद अगस्त में स्कूल ओपन हो रहा है, गॉट इट जी, या जुलाई में स्कूल ओपन हो रहा है, तो मैं जो जुलाई का सिलेबस रखूँगा या कंटेंट रखूँगा वो अगस्त के इक्वल नहीं रखूँगा, वो कम रखूँगा, क्योंकि बच्चे छुट्टियों से वापस आ रहे हैं, दोबारा उनको वार्म अप होने में, सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब मंथ के बाद जी मैं उसको किस में आ जाऊँगा? वीकली पे जी।
गॉट इट जी? एंड आई एम लिंकिंग इट विद DLP जी, डेली लेसन प्लान, जो एक बहुत बड़ा इशू है जी, टीचर्स के लिए भी, स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी, कि वो प्लानर जी, अब वो प्लानर प्रॉपरली नहीं हो, अनफॉर्चुनेटली जी, मैं उसमें किसी को इसका कसूरवार नहीं कह रहा, टीचर्स को ख़ास तौर पे तो किसी सूरत भी नहीं, कि टीचर्स को एक सिलेबस की लिस्ट पकड़ा दी जाती है जी, आपने ये पूरा करना है, और कोई ये सुनने के लिए इतना खुले जहन के साथ नहीं सुनता कि क्या वो पॉसिबल भी है उसको कवर करवाना, या कवर करवाने से व्हाट डू यू मीन कि ये सिलेबस कवर करवाना है जी, ये मुझे आज तक टर्म समझ नहीं आई जी। कवर करवाने से अगर मुझे कोई ये कहे कि जी ये इस मंथ में ये एक्टिविटीज़ करवानी है, ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने का की कोशिश करनी है हमने, या ये स्किल्स हमने डेवलप करनी है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा बिल्कुल पढ़ ही नहीं पा रहा, मैं उससे डायरेक्ट कॉम्प्रीहेंशन की डिमांड कर रहा हूँ जी, यानी मैं पहले उसको सिलेबस रीडिंग पे लेके आऊँगा ना, तो ये कवर करना विद ड्यू रिस्पेक्ट जी, हमें इससे निकलना होगा कि मकसद सिलेबस कवर करना नहीं है, मकसद क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स को कवर करना, SLOs को कवर करना, स्किल्स को कवर करना जी। और वो स्किल्स मैं अब DLP और वीकली को लिंक कर रहा हूँ जी, कि हम अगर वीकली प्रॉपर प्लान कर लें तो ये DLP की सेपरेट ज़रूरत ही नहीं है जी, वो उसी के बीच में कवर हो जाता है। अगर मैं ज़िद पे अड़ जाऊँ, नहीं जी मुझे एक डॉक्यूमेंट टीचर से बनवाना है, मैंने, वो एक अलग बात है। हम क्या यहाँ डिस्कस करेंगे कि हम कैसे वीकली प्लानर कैसे प्लान करें कि ऑटोमेटिकली DLP उसके क्या आ जाए, यानी डेली लेसन प्लान जो है वो उसके अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह वील गो फॉर इट। हमारा जो इससे नेक्स्ट सेशन है वो इसी हम अब प्लानिंग पे आ जाएंगे, और वो प्लानिंग होगी किस बेस पे, ये भी थोड़ा हल्का सा आइडिया यहाँ डिस्कस कर लूँ जी, कि पहले मेरी मेथडोलॉजी क्लियर होगी तो तब ना, मैंने अपना कोई मैकेनिज्म डिसाइड किया होगा तो तब मैं प्लान करूँगा ना। यानी क्या मुराद जी कि नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह वो मेथडोलॉजी, वो मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली ये सारी प्लानिंग हो जाएगी जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।